नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार स्टेट जो 2025 होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और ऑनलाइन किया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से ऑनलाइन कर दीजिए और उसी की तैयारी को लेकर के ये वीडियो जो है बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट के फर्स्ट जो क्लास हुआ था यानी हिंदी साहित्य का कार्य विभाजन और नामकरण, तो उसको हम लोग देख लिए थे। तो आज जो है कोई और टॉपिक यानी दूसरा टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को करने वाले हैं, कौन से टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 पीजीटी हिंदी से संबंधित जो सिलेबस में लगा हुआ है यानी पेपर 2 11th 12th का जो है जिसे पीजीटी कहा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसी के लिए जो सिलेबस में है आदिकाल की प्रमुख प्रकृतियाँ एवं रचनाकार, तो वही टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। यानी आदिकाल के बारे में हम लोग जानेंगे, आदिकाल के जो महत्वपूर्ण रचनाकार है उनके बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण ग्रंथों को जानेंगे। तो आज का जो विषय है वो है आदिकाल की प्रमुख प्रकृतियाँ एवं रचनाकार। तो आप लोग एक एक चीज़ों को देखिएगा और अंत में जो 35 MCQ PYQ है उसको भी बनाइएगा। आपका कितना सही होता है, कैसे प्रश्न है उसको देखिएगा। ये जो है पिछले बार से कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, तो कुछ कहीं कहीं आपको अपडेट मिलेगा। तो ये नहीं सोचिएगा कि पुरानी चीज़ है, इसमें कुछ अपडेट किया गया है, कुछ MCQ को अपडेट किया गया है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। हिंदी जंक्शन यानी पक्का सिलेक्शन, तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहिएगा, अपने तैयारी को बेहतर कीजिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 5307 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक, प्रैक्टिस सेट आदि देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं और अपनी जानकारी को वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आदिकाल की प्रमुख प्रकृतियाँ एवं रचनाकार, तो आज हम लोग आदिकाल की प्रमुख प्रकृतियाँ एवं रचनाकारों को जानेंगे। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पे डाला हुआ है कुछ नया वीडियो और कुछ पुराना है, उसको देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग और देखते चलेंगे और हम टारगेट करके चल रहे हैं कि 15 से 20 दिन में इसका समाप्त किया जाएगा। तो अभी 1-2 दिन आपका 9 बजे रात को एक वीडियो डाला जाएगा और उसके बाद जो है लगातार एक दिन में 2-3 वीडियो डाला जाएगा। तो हम लोग 15 से 20 दिन में ख़त्म करेंगे इसको। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, साथ देते रहिएगा और अपने दोस्तों में इसका चर्चा कीजिएगा। अब देखिए, कहा जा रहा है आदिकाल का सामान्यता 1000 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन हिंदी के उद्भव को लेकर कुछ पीछे के साहित्यों को भी इसमें समाहित किया जाता है ताकि हिंदी की परंपरा को समझने में आसानी हो। अब देखिए, यहाँ बात कहा जा रहा है कि आदिकाल का जो समय है यानी हिंदी की उत्पत्ति का जो समय है लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन इसके जो उद्भव है, विकास है, उसको समझने के लिए कुछ पीछे यानी उसके 100-200 बरस पीछे के कुछ साहित्यों को लेंगे ताकि समझने में आसानी हो कि विकास क्रम क्या था। तो ये ऐसा बात कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। अब देखिए, ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का बराबर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, यूजीसी नेट से लेकर पीजीटी एग्जामों में। तो आपका जो तैयारी है बेसिक से लेकर यूजीसी नेट लेवल पे करवाई जा रही है। तो आप लोग अगर स्टेट पेपर 2 को अच्छे से देख देते हैं तो आपका बीपीएससी 4.0 का 60 से 70% तैयारी हो जाएगा और बाकी जो बचा रहेगा तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसका तो उसके प्रैक्टिस सेट को कीजिएगा तो तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग अगर हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, कहा जा रहा है आदिकाल के अंतर्गत
विभिन्न साहित्य आते हैं जो इस प्रकार है, यानी आदिकाल के अंतर्गत जो है विभिन्न साहित्य आते हैं जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले आता है सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। आज का जो क्लास है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लगभग 1 घंटा, तो आप लोग आराम से धैर्य बनाकर बैठे रहिएगा, देखते रहिएगा और कॉपी पे नोट डाउन भी करते जाइएगा अगर आप सक्षम हैं तो ताकि आपका जानकारी जो है अच्छे हो सके। बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं यानी हीनयान और महायान में महायान को ब्रजयान भी कहते हैं, ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। यानी बौद्ध धर्म की जो 2 शाखाएं हैं हीनयान और महायान, उसमें जो है महायान को ब्रजयान भी कहते हैं और ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अब देखिए पूछा जाता है सिद्धों का संबंध किससे था, तो बौद्ध धर्म से था और उन्होंने जो अपने प्रचार के लिए जो रचना किया जनभाषा में वो सिद्ध साहित्य कहलाया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। फिर कहा जा रहा है सिद्धों ने संधा भाषा का शैली का प्रयोग किया, इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्ति कार्य निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबासियाँ लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने दिया। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि सिद्धों की जो भाषा थी वो संधा भाषा थी, तो इसकी भाषा जो नाम दिया था वो मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने दिया है। अब कहा जा रहा है प्रथम जो सिद्ध सरहप्पा जो थे वो सहज जीवन पर बहुत बल देते थे, इसी से ब्रजयान को सहजयान भी कहा गया है। अब देखिए यहाँ पूछा जा सकता है कि प्रथम सिद्ध कौन थे, तो सरहप्पा थे। तो देखिए एक एक जो पॉइंट है एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हर एक पॉइंट को आप देखते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर स्टेट में नहीं पूछेगा तो बीपीएससी में पूछेगा, यानी कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। तो एक एक चीज़ों को देखते चलिएगा ताकि आपका जो है जानकारी सही हो सके। अब देखिए कहा जा रहा है सिद्धों ने महासुखवाद का परिवर्तन किया। महासुख यानी महासुख वह दशा है बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद यानी स्त्री पुरुष का आलिंगन वध की भावना की गई है। अब देखिए जो महासुख है उसका प्रतीक के रूप में स्त्री पुरुष का जो आलिंगन है उसके जो है उपयोग किया जाता है। अब देखिए कहा जा रहा है सिद्धों की जो संख्या है वो 84 है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो श्री पर्वत था। आगे कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। पा एक आदरार्थक पाद शब्द है। कुछ प्रमुख सिद्ध निम्न है जैसे सरहप्पा, सबरप्पा, द्विप्पा, डोढिप्पा, कन्हप्पा, कुकुरिप्पा, संतिप्पा आदि। सरहप्पा को सरहपाद या सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से जाना जाता है। दोहा कुश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। तो ऐसा ये कहा गया है। आगे है सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि चर्यापद के रचनाकार कौन है, तो सबरप्पा है। वह किस प्रकार का है रचना है, तो एक गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीज़ें हैं उसको देखते हैं। अब देखिए आया है नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य को हमने देखा, अब है नाथ साहित्य। तो इसके बारे में कहा जा रहा है सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया जो है रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप नाथ साहित्य को किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। आगे लिखा जाता है कि गोरखनाथ ने 60 चक्रों का द्वारा जो योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। नाथों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। कुछ प्रमुख यानी जो 9 नाथ हैं
वो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, नागार्जुन, भर्तहरिनाथ, रेवननाथ, कानिफनाथ और गाहिनीनाथ। तो ये देखिए जो 9 सिद्ध नाथ थे वो यहाँ बताए गए हैं। आगे है, पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बारनाथ का जो टीला है वो नामक जो धार्मिक स्थल नाथों से संबंधित है। अब देखिए पूछा जाता है कि पंजाब में जो नमक के पहाड़ों के बीच बारनाथ का टीला है वो किससे संबंधित है, तो नाथों से संबंधित है। डॉक्टर पीतम्बर दत्त भरद्वाज ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी के नाम से किया है। यानी गोरखवाणी का संपादन किसने किया है, तो डॉक्टर पीतम्बर दत्त भरद्वाज ने किया है, जो गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो ये जो 4 थे इनका दोनों में नाथ नाम गिना जाता है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध धर्मों के यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे भक्तिशाली जगह शक्तिशाली होगा। शक्तिशाली आंदोलन के रूप में जो है गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। तो ये बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यानी गोरखनाथ के बारे में। आगे है जैन साहित्य। जैन साहित्य है, सिद्ध और नाथ साहित्य हुआ। अब आगे है जैन साहित्य। अब इसको देखते हैं। तो सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में अधिक रहा, तो नाथों का पश्चिमी भाग यानी राजपूताना पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत है। 14वीं सदी तक जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी। अब देखिए यहाँ पूछा जा सकता है जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास को माना गया है, जिसके रचनाकार शालिभद्र सूर्य हैं। अब देखिए कुछ जैन प्रमुख कवि हैं, जिसमें स्वयंभू है, पुष्पदंत है, धनपाल है, जिनदत्त सूरी है, हेमचंद्र है, सोमपर्व सूरी और मेरुतुंग है। तो ये जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं। आगे अब बढ़ते हैं तो रासो काव्य है। आप लोग साथ दीजिएगा अंत तक, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा होगा। यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का जो टॉपिक है तो निश्चित ही लंबा होगा, और उसके बाद जो टॉपिक होंगे छोटे छोटे होंगे, तो आप साथ देते चलिएगा, चीज़ें को देखते चले जाएंगे। तो रासो काव्य है। तो जैन रासो काव्य जो है धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ गाथा परक थे। रासो ग्रंथ की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो काव्यों के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। तो ये जो है रासो काव्य के बारे में लिखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के कवि प्रायः राज्याश्रित होते थे। उनका उद्देश्य आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना था। रासो काव्य परंपरा के ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख तो है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। यानी ऐतिहासिक लोगों का नाम है, लेकिन जो तथ्य होना सही वो नहीं है। अब देखिए प्रमुख जो रासो काव्य है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, विसरदेव रासो, परमार रासो और हमीर रासो है। अब देखिए रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों का जो मतभेद है वो निम्न प्रकार से, यानी जो मत है वो निम्न प्रकार से है। अब देखिए यहाँ प्रस्तोता है
और यहाँ मूल शब्द है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है राजसु से मानने वाले में गारसा दत्तासी है, राजियस से मानने वाले में हरिप्रसाद शास्त्री है, रसायन से मानने वाले में रामचंद्र शुक्ल हैं, राज से मानने वाले नंदुलाल वाजपेयी हैं, राजसाऊ से मानने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, रासक से मानने वाले में हजारी प्रसाद, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त हैं। और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि रासक से रास हुआ, रास से रासा, रासा से रासु हुआ, उसके बाद रासो हो गया। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है रासो का जो है रस से मानते हैं निर्माण, और डॉक्टर नरोत्तम स्वामी जो है रासो काव्य की उत्पत्ति जो है रसिक शब्द से मानते हैं। तो ये जो था रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में था विभिन्न विद्वानों के मत। अब है आगे लौकिक व गद्य साहित्य। तो लौकिक और गद्य साहित्य है उसको हम लोग देखते हैं। आदिकाल में जैन, सिद्ध, नाथ, रासो साहित्य के अलावा लौकिक साहित्य भी लिखे गए, जिसमें प्रसिद्ध है ढोरा मारूरा दुहा, वर्ण रत्नाकर, राउर बेर, खरिकबारी, विद्यापति पदावली, उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि। अब देखिए प्रमुख जो कवि हैं लौकिक साहित्य के वो करोड़ हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, दामोदर शर्मा हैं। अब कुछ है आदिकाल की जो है प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जिसे प्रकृतियां भी बोला जाता है। तो वो जो प्रकृतियां रहा है उसमें सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसको देखते हैं। तो देखिए आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जिसमें युद्ध वर्णन में सजीवता है, संकुचित राष्ट्रीयता है यानी राष्ट्रीयता का अभाव है, प्रामाणिकता में संदेह है यानी प्रामाणिक नहीं है, कल्पना की प्रचुरता है यानी कल्पना का खूब सहारा दिया गया है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है और डिंगर भाषा का प्रयोग है यानी राजस्थानी मिली जो है वो डिंगर कहा जाता है। अब देखिए आदिकाल की जो प्रमुख रचना है और रचनाकार उसको देख लेते हैं। तो आदिकाल के जो प्रमुख रचना और रचनाकार है उसको देखने से आपका यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को देखिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं यानी स्टेट पेपर 2 का नोट्स पाना चाहते हैं हिंदी का संपूर्ण, तो हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। आदिकाल में बहुत से ग्रंथ अपभ्रंश, पारी, प्राकृत, अभट्ट आदि भाषाओं में रचे गए थे। आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार इस प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ ग्रंथ है और उधर ग्रंथकार हैं। तो सबसे पहले खुमान रासो है जिसके रचनाकार दलपति विजय हैं। उसके बाद विजयपाल रासो है जिसके रचनाकार नरपति सिंह हैं। विश्वदेव रासो के नरपति नार हैं। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी हैं। परमार रासो के जगनिक हैं और हमीर रासो के सारंगधर हैं। उसके बाद आता है भारतेश्वर बाहुबल दास जिसके रचनाकार सार्यभद्र सूर्य हैं। बुद्धिदास के सार्यभद्र सूर्य हैं। चंदन बारा दास के आसगु कवि हैं। रेवंत गिरिदास के विजय सेन सूरी हैं। ढोरा मारूदा दुहा के कुशल राव हैं। जयचंद प्रकाश के भट्ट केदार हैं। जयमयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि हैं। कीर्तिदत्ता कीर्ति पताका के विद्यापति हैं। विद्यापति पदावली के विद्यापति हैं। प्रकृति पैगरम के विद्याधर सारंगधर हैं। संदेश रासक के अब्दुल रहमान हैं। पाहुर दुहा के राम सिंह हैं। भविष्यत कहा के धनपाल हैं। महापुराण के पुष्पदंत हैं। नए कुमार चरियु के पुष्पदंत हैं। पाउम चरियु के स्वयंभू हैं। रिट्ठे मणि चरियु के स्वयंभू हैं। परमात्मा प्रकाश के जो इंदु हैं। योग सागर के जो इंदु हैं। कुबरे मारा कहा के उद्यतन सूर्य हैं। राउरबेर के रोड़ा कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के दामोदर शर्मा हैं। वर्ण रत्नाकर के ज्योतिष ठाकुर हैं। श्रवकाचार्य के देवसेन हैं। दोहा कोश के सधप्पा हैं। चरिया पद के सबरप्पा हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के सोमपर्व सूर्य हैं। प्रबंध चिंतावधि के मेरुतुंग हैं। उपदेश रसायन रास के जिंदत सूर्य हैं। प्रकृत प्रकाश के बरुचि हैं। खरिकबारी के अमीर खुसरो हैं और रनमर छंद के श्रीधर हैं। अब देखिए कुछ और एक दो किताबों के नाम जो ग्रंथों के नाम छूटे हुए हैं उसको हम लोग प्रश्नों में देखते चले जाएंगे। अब देखिए जो प्रमुख रचनाकार है उसके बारे में थोड़ा सा जान देते हैं। तो सबसे पहले स्वयंभू है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। पौम चरियु जो है स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, ये पूछा जा सकता है। अपभ्रंश में कृत कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही जाता है,
यानी स्वयंभू को ही माना जाता है। तुलसीदास कृत जो रामचरितमानस पर स्वयंभू का प्रभाव पड़ा है, और डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। पौमचर्यु जो है 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य भी माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू के रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। पौमचर्यु में राम अवतार का जो चरित्र है राम का, वो विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है, यानी निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ये अपनी भाषा को देसी भाषा कहते हैं। उसके बाद है पुष्पदंत। तो डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। ये स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुलतिलक आदि उपाधियां दी है। शिव श्री सिंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है, यानी भाखा की जड़। उसके बाद है चंदवरदायी। तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा गया है, यानी रासो काव्य में जो छंदों का अजायब है वो पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। इसमें 69 सर्ग यानी समय है। इसे चंदवरदायी के पुत्र जरहन ने पूर्ण किया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास के और ना इतिहास के साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जारी है। मिश्र बंधु ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदवरदायी को ही कहा जा सकता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के विचार में कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तर पर इसमें निखर कर आया है। लेकिन बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अब देखिए पृथ्वीराज रासो के प्रामाणिकता के बारे में जो विचारों के मत हैं, यानी विद्वानों के जो मत है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने बारे में मिश्रबंधी, श्याम सुंदर प्रसाद दास, मोहनराज विष्णुराज पांड्या, कर्नल टांड। उससे अर्ध प्रामाणिक मानने बारे में मुनिजीन विजय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं और डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। और पूरी तरह से अप्रामाणिक मानने बारे में डॉक्टर बोधर, रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, मुंशी देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास हैं। अब देखिए विद्यापति हैं। तो कीर्तिदत्ता को विद्यापति ने स्वयं कहानी कहा और स्वयं इसकी भाषा को अभट कहा है। विद्यापति पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। पुरुष परीक्षा इनकी ही रचना है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री इन्हें पंचदेवोपासक माना है। विद्यापति को मैथिल कोकिला, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेरन कवि, दशावधान, पंचानन आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि और निराला ने पदावरी के पदों को नागिन की रहर कहा है। तो ये इनके संबंध में था। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। आगे देखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते पड़ गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अब आगे के जो कवि हैं वो अमीर खुसरो हैं। तो खरिकबारी उनकी रचना है। तो खरिकबारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। ये एग्जाम में पूछा जाता है खरिकबारी क्या है, तो फारसी हिंदी शब्दकोश है। अमीर खुसरो को खड़ीबोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अलाउद्दीन खिलजी ने तोता-ए-हिंद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कवियों में राजकुमार और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि कहा है।
लेकिन रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में लिखते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी 92 पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, यानी अमीर खुसरो के बारे में कहा जा रहा है। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियाँ और मुकनियाँ प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। आगे है, खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ परिक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं। अब हिंदी के जो प्रथम कवि के संबंध में विद्वान है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ प्रस्तोता है, यहाँ हिंदी के प्रथम कवि तो शिव से सेंगर पुष्पदंत यानी पुंड को यानी पुष्पदंत को मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त प्रथम कवि सार्यभट्ट सूर्य को मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, रामचंद्र शुक्ल जो है स्वयंभू को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अब्दुल रहमान को मानते हैं, और राहुल सांकृत्यायन जो है सरहप्पा के मानते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो स्वयंभू को माना है। अगर हजारी प्रसाद के बारे में पूछेगा तो अब्दुल रहमान को माना है, और राहुल सांकृत्यायन के बारे में पूछेगा तो सरहप्पा को माना है। तो ये ध्यान में रखिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि हम जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को शॉर्ट में बताने का प्रयास किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, क्योंकि हम लोग बुद्धिमान होकर एग्जाम को करेक्ट करेंगे। विद्वान आप खुद हैं, हमें पता है, तो विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान बनकर एग्जाम को करेक्ट करना है। अब देखिए अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। तो संदेश रासक में एक वियोगनी की व्यथा का वर्णन हुआ है। अब्दुल रहमान को संदेश रासक देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित ग्रंथ प्रथम ग्रंथ माना गया है, जो 3 प्रकरणों में विभाजित है। हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहा गया जाता है। विश्वदेव रासो प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम ब्रह्माशा वर्णन इसमें मिलता है। अब आदिकालीन कवियों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं जहां से प्रश्न पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए कहा गया है, पंडित सर सत बखनाई देहि बुध बसंत न जानई, सरहप्पा की पंक्ति है। आगम वेग पुराने ही पानीय मान वहंती, कन्हप्पा का है। पहरी तब न अनुहरई गोरी मुह कमस, अद्दी तट्टी पुनि उन्मयी पांडिया रई चंदहस, हेमचंद की है। भरा हुआ जो मारिया वहीना महरा कंतु, हेमचंद्र का है। खंड भाषा पुराणम चा कुरानम कथित मया, अब्दुल रहमान का है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, गोरखनाथ का है। पुस्तक जधन हथ दय चरी गजनन निप काज, चंद्र राय का है। 12 बरस रव कुकर जीवे और 13 रव जिये सियार, जगनिक का है। जिहार मिस्की मकून तगाफूर दुराए नैना नैना बनाए बतिया, अमीर खुसरो का है। सुनी सेज डरावन रागे विधा अग्नि में ही डस डस जाए, अमीर खुसरो की पंक्ति है। मोरा जबना भयो नबेरा भयो है गुरार, अमीर खुसरो का है। देसिर बनना सब जन मिठा ते तैसन जपहब अभट्ठा, विद्यापति का है। बड़ा कौसर तुआ राधे किन्नर कन्हाई रोचन आधे, विद्यापति की पंक्ति है। तो ये जो आदिकाल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी था और जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको हमने बताया है। अगर कहीं से कोई पॉइंट छूटा हुआ है तो उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट जब बनाएंगे तो देखते चले जाएंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपका रिजल्ट कैसे होगा ये हमें सोचना है। हमको कितना मेहनत करना है, कितना आपको पढ़ाना है, ये हम समझेंगे कि कितना चीज़ों को आप देखिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस आपको जो है चैनल पे बने रहना है, चीज़ों को देखना है और प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि आपका रिजल्ट अच्छे से हो सके, कोई दिक्कत ना हो। अब आदिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है, तो मानी है 9। तो विकल्प ख
सही हो जाएगा। आगे है भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है वो किनका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किनका है? तो ये जो विचार है ये रामचंद्र शुक्ल का विचार है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रसायन से किसने मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति? तो रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो किस भाषा का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो प्रायः जो है ऊपर कहा गया है डिंगर भाषा का प्रयोग हुआ है। विकल्प ग सही हो जाएगा। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? तो किन की भाषा को कहा गया है? तो बौद्ध सिद्ध जो थे उनकी भाषा को कहा गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है? तो रासक से मानने वाले में हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त तीनों हैं। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते। उलटबासियों, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटबासियाँ किस साहित्य में प्राप्त है? तो किस साहित्य में प्राप्त होती है? इससे पहले जो आता है वो सिद्ध साहित्य में उलटबासियाँ आता ही है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की जो संख्या है वो मानी गई है 84। विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कवि यानी दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है वो किनका है आपको बताना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। विकल्प जो खा है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति कीर्तिदत्ता की भाषा कीर्तिदत्ता जो है किस भाषा में की रचना है आपको बताना है। कीर्तिदत्ता की जो भाषा है वो क्या है? तो कीर्तिदत्ता जो है अवहट भाषा की रचना है। विकल्प ख सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकार का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के आदिकार का अभिनव जयदेव जो है वो विद्यापति को कहा जाता है। यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह विचार किसका है? तो ये जो विचार है वो किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का विचार है। यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का जो प्रथम महाकवि है वो स्वयंभू को माना जाता है। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। स्वयंभू का रसायन को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? तो ये जो मानने वाले हैं वो राहुल सांकृत्यायन है। विकल्प क सही हो जाएगा। पहली तावना अनुहरई गोरी मुहकम्मस अदिति पुनि उन्मयी पंडियरी चंदहस। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? यानी ये जो काव्य पंक्ति है वो किस कवि की है? तो हेमचंद्र की पंक्ति है। यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किस जैन कवि को कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो छंदों का जो अजायब घर कहा जाता है रासो काव्य में वो पृथ्वी राज रासो को कहा जाता है। यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा।
और भक्ति काल में रामचंद्रिका जो है केशवदास की रचना, उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो यह जो टिप्पणी की है वो विद्यापति के संदर्भ में की है, यानी विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, विद्यापति। आगे है, खुसरो की रचना खरिकबारी वस्तुता है, तो खरिकबारी वस्तुता क्या है आपको बताना है। तो ये फारसी हिंदी शब्दकोश है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है, यानी विकल्प ख सही होगा। कुबरे मारा कथा के लेखक हैं, तो कुबरे मारा जो कथा है उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है उद्धूतन सूरी, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। कुमार पार प्रतिबोध किसकी रचना है? आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो कुमार पार प्रतिबोध जो रचना है सोमपर्व सूर्य का है। तो आप लोग जब भी एग्जाम देने के लिए जाइए तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़ के समझ लीजिए और बनाइए। और स्टेट जो एग्ज़ाम होता है सीबीटी एग्ज़ाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो कंप्यूटर पे आप एग्ज़ाम दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया है। तो पूर्ण करने का कार्य जो है जधन करता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। संदेश रासक कितने प्रक्रम में बटा हुआ है? तो संदेश रासक जो बटा हुआ है वो 3 प्रक्रम में बटा हुआ है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? सिद्धों की वाणियों की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? तो संध्या भाषा है, यानी विकल्प ख है जो सही हो जाएगा। इन सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो सर्वप्रथम जो सिद्ध कवि माने जाते हैं वो सरहप्पा को माना जाता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? तो जगनिक जो है वो किस काल के कवि हैं आपको बताना है। तो जगनिक जो है आदि काल के कवि हैं, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसी संप्रदाय कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा? तो साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखने में सिद्ध और नाथ साहित्य को ऐसा कहते हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया? तो इसका प्रकाशन बंद करवाने में डॉक्टर जोन्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। कीर्तिदत्ता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिदत्ता के रचनाकार जो हैं वो विद्यापति हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित सिद्ध कवि किस धर्म के अनुयायी थे? तो सिद्ध कवि जो अनुयायी थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को आदिकाल की प्रमुख प्रकृतियाँ एवं रचनाकार के बारे में विस्तार से जानकारी दिया है और साथ ही 35 MCQ PYQ भी करवाया है। तो ये 35 MCQ PYQ में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपकी तैयारी बेस्ट चल रही है। और अगर आप स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट सिलेबस के अनुसार हिंदी का संपूर्ण उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप रखते हैं तो हिंदी के लिए अलग से कोई पुस्तक या प्रैक्टिस सेट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए काफ़ी है। तो आप लोग ले सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि ये स्टेट आपका हो जाए तो मेरे चैनल पे जो वीडियो है पुराना डाला हुआ है, क्लास चल रही है, तो आप लोग देखते रहिएगा और धीरे धीरे आपका तैयारी होता चला जाएगा। 15 से 20 दिन में आपका लगभग
क्लास समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कुछ करेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो आप लोग चैनल पे बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं, यही कामना है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।